हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे बीए एग्ज़ाम सेकेंड ईयर वीएमओ कोटा एग्ज़ाम है 2026 का। बीए सेकेंड ईयर एग्ज़ाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1740 ईस्वी। भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। पेपर कोड HI03। पेपर है HI03 है हिस्ट्री, जिसका हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये तीसरी क्लास है, इनसे पहले हम 2 क्लास और ले चुके हैं, वो भी देख लेना। ये तीसरी क्लास है जिसमें पहला खंड है ए, जिसमें पहला क्वेश्चन है चिलगानी से क्या अभिप्राय है। चिलगानी 40 मतलब 40 इल्तुतमिश द्वारा गठित 40 शक्तिशाली तुर्क अमीरों का समूह था जो शासन और प्रशासन को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। अगला क्वेश्चन है दाग प्रथा किसने आरंभ की। दाग प्रथा किसने आरंभ की। दाग प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने आरंभ की। इससे सैनिकों के घोड़े पर सरकारी निशान लगाया जाता था ताकि धोखाधड़ी से रोका जा सके। अगला क्वेश्चन में हुमायूंनामा किसने लिखी। हुमायूंनामा की रचना गुलबंद बेगम ने की थी, जो हुमायूं की बहन थी। अगला क्वेश्चन है मन शब्दारी प्रथा से अभिप्राय है। मन शब्दारी प्रथा अकबर द्वारा शुरू की गई है प्रशासनिक सैन्य व्यवस्था थी, जिसमें अधिकारियों का पद वेतन उनके मनसब रैंक के आधार पर निर्धारित होता था। अगला क्वेश्चन है बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में बनाया। अगला क्वेश्चन है हम्बन्नी राज्य का संस्थापक कौन है। हम्बन्नी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह हसनगुंग थे। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा से अभिप्राय है। सती प्रथा वह प्रथा थी जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी उसके अंतिम संस्कार के समय चिता पर बैठकर अपने प्राण त्याग देती थी। खंड ब लघुत्तरीय प्रश्न है। आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लास फिर को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। वीडियो चला के लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। इल्तुतमिश की उपलब्धि का वर्णन कीजिए। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का एक महान शासक था। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद तथा उसका उत्तराधिकारी था। 1211 ईस्वी में दिल्ली सिंहासन पर बैठा। उसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक मजबूती मिली, इसलिए उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता था। दिल्ली का सल्तनत वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इल्तुतमिश अपने शासन के प्रारंभ में अनेक कठिनाइयों का सामना किया। ताजुद्दीन यज़िदी, नासरुद्दीन कुबाचा, बंगाल के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। उसने अपनी वीरता और कुशल सैन्य नेतृत्व में उन सभी विरोधियों का पराजित किया। दिल्ली सल्तनत को सुरक्षित बनाया गया। उसने मंगोल शासक चंगेज खान के आक्रमण के समय बुद्धिमानी से तटस्थ नीति अपनाई, जिसे सल्तनत बड़े संकट से बच गया। प्रशासन के क्षेत्र में इल्तुतमिश ने महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने चिलगानी 40 नामक 40 तुर्क अमीरों का एक शक्तिशाली समूह बनाया जो शासन संचालन में उसकी सहायता करता था। उसने एकता व्यवस्था को व्यवस्थित किया तथा प्रशासन को अधिक प्रभावशाली बनाया। उसके शासनकाल में न्याय व्यवस्था भी मजबूत हुई। आर्थिक क्षेत्र में उसने टांका चांदी का सिक्का तथा जितल तांबे का सिक्का जारी किया।
जिससे मुद्रा व्यवस्था सदृढ़ हुई। धार्मिक क्षेत्र में बगदाद के खिलाफ मान्यता प्राप्त हुई, जिससे इसकी वैधता प्रतिष्ठा बढ़ी। कला स्थापत्य के क्षेत्र में इल्तुतमिश का योगदान महत्वपूर्ण था। उसने कुतुबुद्दीन मीनार का निर्माण कराया, कुतुब मीनार का निर्माण कराया, आगे बढ़ाया। उनके मस्जिदों का भवनों का निर्माण कराया। वे विद्वानों और कलाकारों का संरक्षण था। निष्कर्ष इल्तुतमिश ने दिल्ली संतुलन को राजनीतिक स्थिरता, प्रशासनिक मजबूती तथा आर्थिक आदान प्रदान किया। उसकी उपलब्धि के कारण दिल्ली संतुलन एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित हुए। भारतीय इतिहास में उसका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता। राजस्व सिद्धांत का वर्णन कीजिए। बलवान शासन की व्यवस्था और राजस्व सिद्धांत का वर्णन कीजिए। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली संतुलन के सबसे शक्तिशाली योगी शासकों में से एक था। वे 1267 ईस्वी में दिल्ली सिंहासन पर बैठा। बलबन के समय में शासन संभालना दिल्ली सल्तनत, आंतरिक विद्रोह, तुर्क अमीरों का मनमानी और मंगोल आक्रमण सूझ रही थी। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, कठोर प्रशासन, प्रभावशाली राजस्व सिद्धांत के माध्यम से संतुलन को पुनर्गठित सुदृढ़ बनाया। बलबन का मानना था कि सुल्तान का पद अत्यंत पवित्र और सर्वोच्च होता है। उसने संयम को जिले इलाही ईश्वर की छाया, नियत एक खिलाई ईश्वर का प्रतिनिधि माना। उसके अनुसार प्रजा अमीरों का सुल्तान का पूर्ण सम्मान करना चाहिए। इसी उद्देश्य से उसने दरबार में सिजदा, सुल्तान के सामने झुकना, पायाबोस, सुल्तान के चरण स्पर्श करना जैसी परंपराएं लागू की। उसने इनसे सुल्तान की प्रतिष्ठा और अधिकार में वृद्धि हुई। बलबन की शासक व्यवस्था कठोर अनुशासन पर आधारित थी। उसने रक्त और लोह नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाई। इस नीति के अंतर्गत विद्रोहियों और अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता था। उसने मेवात और अबाब और कठहर क्षेत्रों के डाकुओं तथा विद्रोहियों का दमन किया। पूरे राज्य में कानून व्यवस्था स्थापित की। उसके शासनकाल में जनता को सुरक्षा और शांति का अनुभव हुआ। बलबन ने चिलगानी 40 नामक शक्तिशाली तुर्क अमीरों के समूह का प्रभाव समाप्त कर दिया, क्योंकि वह समूह सुल्तान की शक्ति का चुनौती देता। उसने योग्य और ईमानदारी अधिकारियों की नियुक्ति की तथा प्रशासन में भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की योजना का मूल्यांकन कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक वंश का एक विद्वान महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी शासक था। वे 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसने अपने शासनकाल में अनेक प्रशासनिक और आर्थिक योजना लागू की, जिनका उद्देश्य साम्राज्य को अधिक शक्तिशाली समर्थ बनाना था। उसकी प्रमुख योजना में राजधानी को दिल्ली को दौलताबाद स्थानांतरित करना, तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलाना, दोआब में भूमि कर बढ़ाना, खुरासान विजय की योजना शामिल थी। यद्यपि इन योजनाओं के पीछे अच्छे उद्देश्य थे, लेकिन उचित तैयारी पर और प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव में अधिकांश योजना असफल रही। राजधानी परिवर्तन का उद्देश्य पूरे साम्राज्य पर समान नियंत्रण स्थापित करना,
मंगोल आक्रमणों की सुरक्षा प्रदान करना, परंतु जनता को लंबी यात्रा और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। अतः राधानी को फिर से दिल्ली लाना पड़ा। सांकेतिक मुद्रा योजना भी सफल नहीं हो सकी क्योंकि नकली सिक्कों का प्रचलन बहुत बढ़ गया, जिससे राजकोष को भारी नुकसान हुआ। दोबाब क्षेत्र में भूमि कर बढ़ाने के से किसान परेशान हो गए। कई स्थानों पर विद्रोह हो गए। खुरासान विजय की योजना पर बहुत धन खर्च हुआ, लेकिन उसने लागू नहीं किया जा सका। इन असफलता के बावजूद मोहम्मद बिन तुगलक विद्वानों का संरक्षण, न्यायप्रिय और नवीन विचारों वाला शासक था। इसकी योजना में अपने समय से आगे थी, लेकिन जल्दबाजी, कठोर निर्णय और प्रशासनिक कमजोरी के कारण वे असफल नहीं हो सकी, असफल हो गई। निष्कर्ष है, मोहम्मद बिन तुगलक एक परिभाषाशाली लेकिन व्यवहारिक शासक था। इसकी योजना में इतिहास में उसकी मांग तवाकाशी शासक के रूप में प्रसिद्ध किया, परंतु उनकी असफलता ने दिल्ली संतुलन को आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर किया गया। सहसा सूरी के प्रशासन एवं सुधारों का वर्णन कीजिए। सहसा सूरी मध्यकालीन भारत का एक महान शासक और कुशल प्रशासक था। यदि उसका शासनकाल केवल 5 वर्ष रहा, फिर भी उसने प्रशासन, राजस्व, न्याय, सड़क, डाक, मुद्रा व्यवस्था में ऐसे सुधार किया जिसका प्रभाव बाद में मुगल शासन, विशेषकर अकबर ने समय दिखाई देता है। उसका उद्देश्य एक सरदर्श, न्यायपूर्ण और जनहितकारी शासन स्थापित करना था। शेरशाह ने प्रशासन को व्यवस्थित बनाने के लिए राज्य को सरकार, परगना और गांवों को विभाजित किया। प्रत्येक स्तर पर योग्य अधिकारी की नियुक्ति की। उसने भूमि की माप कराकर उपजाऊ के आधार पर निर्धारित किया। किसानों को पट्टा दिया और उनसे कबूलियत ली जाती थी, जिससे कर वसूली पारदर्शिता आई और किसानों के अधिकार सुरक्षित हुए। उसने रुपया नामक चांदी का सिक्का चलाया, जो आगे चलकर भारत की प्रमुख मुद्रा बनी। यातायात और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उसने प्रसिद्ध गैर ट्रक रोड का निर्माण कराया, जो बंगाल, पंजाब तक जाती थी। इस मार्ग पर सरयू कुएं, छायादार वृक्ष लगाए गए, जिससे यात्रियों और व्यापारियों को सुविधा मिली। उसने डाक एवं गुप्तचर व्यवस्था को भी मजबूत बनाया, जिससे शासन अधिक प्रभावी बना। न्याय व्यवस्था निष्पक्ष थी और अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता था, इसलिए राज्य में शांति, कानून व्यवस्था बनी रही। निष्कर्ष है, शेरशाह सूरी एक दूरदर्शी कुशल प्रशासक था। उसके प्रशासनिक सुधारों ने भारतीय शासक व्यवस्था को नई दिशा दी, इसलिए इतिहासकार उसे मध्यकालीन भारत के सबसे सफल शासकों में गिनते हैं। एलोकेशन है, जहांगीर के शासनकाल का मूल्यांकन कीजिए। जहांगीर मुगल साम्राज्य का चौथा शासक था। उसका वास्तविक नाम सलीम था। वे 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठा था और 1627 में शासक किया। जहांगीर ने एक योग्य, न्यायप्रिय तथा कला प्रेमी शासक था। उसने अपने पिता अकबर के अधिकांश नीति को आगे बढ़ाया, साम्राज्य की स्थिरता बनाए रखने का प्रयास किया। इसके शासनकाल में प्रशासन, न्याय, चित्रकला, साहित्य का उल्लेखनीय विकास हुआ। जहांगीर की सबसे बड़ी विशेषता उसकी न्यायप्रियता थी। उसने आगरा के किले पर सिद्ध न्याय की जंजीर लगाई ताकि कोई भी व्यक्ति सीधे सम्राट पर अपनी शिकायत पहुंचा सके। उसने न्याय व्यवस्था को निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया और जनता के हितों पर ध्यान रखा। उनके
न्याय व्यवस्था को निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया, जनता को हितों को ध्यान रखा। उसके शासन में व्यापार को विदेश संबंधों का विस्तार हुआ। इसी समय अंग्रेज व्यापारी सर थॉमस रो मुगल दरबार में आए। इससे भारत में इंग्लैंड के व्यापारियों संबंध मजबूत हुए। जहांगीर कला और प्रकृति का प्रेमी था। इसके समय में मुगल चित्र अपने उत्कर्ष पर पहुंचे। उसने चित्रकला, कवियों, विद्वानों का संरक्षण दिया। उसकी पत्नी नूरजहाँ का शासन और प्रशासन पर गहरा प्रभाव था। कई महत्वपूर्ण निर्णय नूरजहाँ की सलाह से लिए जाते थे, जिसे इतिहास में नूरजहाँ गुट का उल्लेख मिलता है। भक्ति आंदोलन के कारण और प्रभाव का वर्णन कीजिए। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण धार्मिक सामाजिक आंदोलन था। इसका विकास लगभग 13 से 17वीं शताब्दी के बीच हुआ। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ईश्वर ने प्रति सच्ची भक्ति का प्रचार करना तथा समाज में व्यापक जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत और धार्मिक आडंबरों का विरोध करना था। उस समय समाज में अनेक सामाजिक कुरीतियां, धार्मिक कटुता और जटिल कर्मकांड प्रचलित थे, जिसे सामान्यता जनता परेशान थी। इसी कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। इस आंदोलन पर दक्षिण भारत के अलवार और नैनार संतों की परंपरा तथा सूफी विचारधारा का प्रभाव पड़ा। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में रामानंद, कबीर, गुरु नानक, मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, रामदेव प्रमुख थे। इन संतों ने लोगों को प्रेम, भाईचारा, मानव सेवा और ईश्वर की सच्ची भक्ति का संदेश दिया। उन्होंने यह बताया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए जाति, धर्म, बाहरी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सच्चे मन से की गई भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। संतों ने अपनी शिक्षाओं सरल लोक भाषाओं में दी, जिसे सामान्य जनता भी उन्हें आसानी से समझ सकी। भक्ति आंदोलन का भारतीय समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इससे धार्मिक सगुणता, सामाजिक समानता और राष्ट्रीय एकता की भावना पर बल मिला। हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती और बंगाली जैसी क्षेत्रीय भाषा में साहित्य का विकास हुआ। समाज में मानवता, प्रेम, सद्भाव की भावना मजबूत हुई। जातीय भेदभाव और धार्मिक कटुता में कमी आई। अगला खंड से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। जो पहले किसने अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक एवं बाजार नियंत्रण नीति का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक शक्तिशाली महाकाशी दूरदर्शी शासक था। उसके शासनकाल 1200 से 1316 तक रहा। उसने अपना साम्राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाना, विशाल सेना का पालन पोषण करने, विद्रोह को रोकने के लिए अनेक आर्थिक प्रशासनिक सुधार किए। उसकी आर्थिक एवं बाजार नियंत्रण नीति मध्यकालीन भारत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इन नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य की आय बढ़ाना, सेना के खर्च को नियंत्रित करना, जनता को आवश्यक वस्तुओं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना। अलाउद्दीन ने सबसे पहले भूमि कर व्यवस्था सुधार किया। उसने कृषि भूमि की माप कराकर किसानों से उपज का लगभग आधा भाग कर वसूल किया जाता। कर वसूली में बिचौलियां कम कर दी गई। अधिकारियों को सीधे राज्य के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। इससे राजकोष में आय में वृद्धि हुई तथा भ्रष्टाचार पर कुछ हद तक नियंत्रण स्थापित हुई। उसने जागीरदारों और अमीरों की आर्थिक शक्ति को सीमित किया ताकि वे विद्रोह नहीं कर सके। उसकी सबसे प्रसिद्ध उपलब्धि बाजार नियंत्रण नीति थी। उसने दिल्ली में अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग बाजार स्थापित किए। अनाज, कपड़ा, घोड़े, दास, अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए मूल्य सरकार निश्चित किए गए। निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वस्तु बेचने की अनुमति नहीं थी। बाजारों की देखरेख के लिए शाह ने मंडी नामक अधिकारी नियुक्त किया गया। उसने आंतरिक गुप्तचर विभाग भी बाजार पर निगरानी करता था ताकि कोई व्यापार नियमों का उल्लंघन न कर सके।
अलाउद्दीन ने अनाज में कृत्रिम कमी रोकने के लिए बड़े बड़े सरकारी भंडार बनवाए। अकाल संकट के समय ने उन्हीं भंडारों में जनता को अनाज उपलब्ध कराया जाता था। उन्हें व्यापारियों के लिए वस्तुओं का सही लेखा जोखा रखना अनिवार्य था, क्योंकि जमाखोरी कला बाजारी पर कठोर दंड का प्रावधान किया। इन उपायों से बाजार में वस्तुओं की उपलब्धि बनी, कीमतें स्थिर रही। अलाउद्दीन ने आर्थिक नीति का सबसे बड़ा उद्देश्य विशाल स्थायी सेना को कम वेतन भी संतुष्ट रखना था। जब बाजार में वस्तुएं सस्ती मिली तो सैनिक कम वेतन भी अपना जीवन यापन कर सके। इससे राज्य के सैन्य खर्च भी कमी आई और संतुलन शक्ति भी बढ़ी। हालांकि उनकी बाजार नियंत्रण नीति कठोर थी, व्यापार पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए, फिर भी प्रशासनिक दृष्टि से यह सफल रही। जीवन काल में बाजार व्यवस्था प्रभावी रही, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त हो गई, क्योंकि बाद में शासक के उसकी कठोरता से लागू नहीं कर सकी। निष्कर्ष है, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक एवं बाजार नियंत्रण नीति भारतीय इतिहास की एक अनूठी सफल नीति थी। इसने राज्य की आय बढ़ाने, सेना दृष्टि बनाया, महंगाई पर नियंत्रण रखा, प्रशासन अधिक प्रभावी बना। इसी कारण इतिहासकार ने उसे मध्यकालीन भारत का एक कुशल प्रशासन या सफल आर्थिक सुधारक मानते थे। हालांकि उसने अकबर के प्रशासनिक व्यवस्था पर विस्तृत विलेंघन कीजिए। तो उत्तरा अकबर मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता था। उसका शासनकाल 1565 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक रहा। उसने एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की जो सुव्यवस्थित, दृष्ट और जनहितकारी थी। अकबर ने अपने साम्राज्य को विभिन्न सूबों को विभाजित किया। प्रत्येक सूबे का प्रमुख सूबेदार होता था, जो प्रशासन, कानून व्यवस्था और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाता था। उसकी सहायता के लिए दीवान, बख्ती, काजी और सदर जैसे अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। अकबर की सबसे महत्वपूर्ण देन मनसबदारी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था ने अंतर्गत प्रत्येक अधिकारी को एक निश्चित मनसब पद दिया जाता था। मनसब के आधार पर अधिकारी का वेतन, अधिकार और सैनिकों की संख्या निर्धारित होती थी। इससे सेना और प्रशासन दोनों अनुशासन तथा दक्षाई। सैनिकों के घोड़ों की पहचान के लिए दाग पड़ता, सैनिकों का वितरण दर्ज करने की व्यवस्था भी प्रभावी लागू की गई। राज्य व्यवस्था में राजा टोडरमल का विशेष योगदान था। उसने 10 साला प्रणाली लागू की, जिसके अंतर्गत भूमि की माप कर पिछले 10 वर्षों की औसत उपज के आधार पर निर्धारण किया जाता था। इस व्यवस्था से किसानों को निश्चित कर देना पड़ता था। राज्य की आय नियमित बनी रहती थी। अकबर ने किसानों के हितों को ध्यान रखते हुए अकाल, प्राकृतिक आपदा स्थिति में कर राहत भी दी थी। न्याय व्यवस्था में भी सुव्यवस्थित थी। सम्राट सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश था, जबकि काजी और अन्य न्याय अधिकारी स्थानीय स्तर पर न्याय प्रदान करते थे। अकबर ने धार्मिक सगुणता की नीति अपनाई और सभी धर्मों के लोगों को समान अवसर दिए। उसने राजपूतों को स्वच्छ प्रशासनिक पद देकर साम्राज्य को मजबूत बनाया। उसकी प्रशासनिक व्यवस्था को योग्यता, समानता और कुशल शासन पर अधिकारी कुशल पर आधारित थी। निष्कर्ष, अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था मध्यकालीन भारत की सबसे सफल व्यवस्था में से एक है। उसकी नीतियों ने मुगल साम्राज्य को स्थिरता, समृद्धि, दीर्घकालीन सफलता प्रदान की। इसलिए इतिहासकार अकबर को महान प्रशासन को दूरदर्शी शासक मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के शासनकाल तथा स्थापत्य कला का विस्तृत वर्णन कीजिए। शाहजहां मुगल साम्राज्य का 5वां सम्राट था। उसका शासनकाल 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक रहा। उसके समय में मुगल साम्राज्य का स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता था। वे एक योग्य शासक
होने के साथ साथ कला, वास्तुकला, साहित्य, मान संरक्षण भी था। उसके शासनकाल में साम्राज्य आर्थिक रूप से समृद्ध था। अन्य भव्य इमारतों का निर्माण हुआ। शाहजहां ने प्रशासन को प्रभावी बनाए रखना और अपने पूर्ववर्ती शासकों की नीति का पालन करना। उसके शासनकाल में व्यापार, उद्योग, कृषि विकास हुआ, विदेशी व्यापार बढ़ा और राज्य की आय वृद्धि हुई। उसने न्याय व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया, जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की। हालांकि के शासक के अंतिम वर्षों में उत्तराधिकारी संघर्ष के कारण राजनीतिक स्थिरता उत्पन्न हुई। शाहजहां का सबसे बड़ा योगदान स्थापत्य कला के क्षेत्र में माना जाता। उसने आगरा में अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की स्मृति में ताजमहल का निर्माण कराया, जिसे विश्व युद्ध का सुंदर मकबरा माना जाता है। इसके अतिरिक्त उसने दिल्ली लाल किला, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद, दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, शीश महल जैसे अनेक भव्य इमारतों का निर्माण कराया। उसकी इमारतों में सफ़ेद संगमरमर, कीमती पत्थर का जड़ाई, सुंदर नक्काशी, विशाल गुंबद और आकर्षक मीनार का उत्कृष्ट प्रयोग किया गया। शाहजहां के समय मुगल स्थापत्य कला अपने चरम पर पहुंची और इसकी इमारतें भारतीय, फ्रांसीसी और मध्य एशियाई स्थापत्य शैली सुंदर सामने दिखाई देती है। उसकी कला, वास्तुकला आज भी विश्व भर में पर्यटकों को आकर्षित कर रही थी। भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण भाग है। निष्कर्ष, शाहजहां एक सफल शासक, मान कला संरक्षण था। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य स्थापत्य कला के क्षेत्र में विश्वव्यापी प्रसिद्धि प्राप्त थी। ताजमहल, लाल किला जैसी उसकी कृतियां आज भी उसकी महानता की पहचान है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की धार्मिक एवं दक्षिण नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। उत्तर, औरंगजेब मुगल साम्राज्य का छठा सम्राट था। उसका शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा। मुगल इतिहास का सबसे लंबा शासक माना था। वह साहसी, परिश्रमी, कुशल सेनापति था, लेकिन उसकी धार्मिक दक्षिण नीति को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हुए। कुछ इतिहासकार उसे एक कट्टर शासक मानते, जबकि कुछ का मत था कि उसकी कई नीति राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित थी। फिर भी सत्य है कि उसकी धार्मिक दक्षिणी नीति मुगल साम्राज्य की शक्ति पर गहरा प्रभाव डाला। धार्मिक क्षेत्र में औरंगजेब ने अपने पूर्ववर्ती शासकों, विशेषकर अकबर ने धीर उदार नीति से अलग मार्ग अपनाए। उसने इस्लामी सिद्धांतों का पालन करने का विशेष बल दिया। उसके शासनकाल में जजिया कर पुनः लगाया गया, जिससे हिंदू प्रजा में असंतोष उत्पन्न हुआ। कुछ मंदिरों को ध्वस्त कराया गया। कुछ स्थानों पर नए मंदिरों का निर्माण रोक लगाई गई। उसने दरबार में संगीत जैसी कुछ परंपराओं को भी समाप्त कर दिया। इन नीतियों के कारण जाट, सतनामी, सिख, मराठाओं सहित अनेक वर्गों में विरोध की भावना बढ़ी। हालांकि कई हिंदू अधिकारी जैसे राजा जय सिंह और राजा जसवंत सिंह, जिसके प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर बने रहे, इसलिए उसकी नीति केवल धार्मिक नहीं बल्कि कई बार राजनीतिक भी थी। औरंगजेब की दक्षिणी नीति का मुख्य उद्देश्य दक्कन पर मुगल साम्राज्य का अधिकार स्थापित करना था। उसने बीजापुर और गोलकोंडा को जीतकर मुगल साम्राज्य का मिला दिया। उसके बाद उसका सबसे बड़ा संघर्ष मराठा में हुआ। शिवाजी की मृत्यु के बाद भी मराठा साम्राज्य राजा राम ताराबाई के नेतृत्व में मुगल का लगातार विद्रोह किया। उन्होंने छापामार युद्ध की नीति अपनाई, जिससे मुगल सेना को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। दक्षिण के युद्ध लगभग 25 वर्ष तक चलते रहे। इन युद्धों में मुगल साम्राज्य को अपार धन, समय और सैनिक शक्ति नष्ट हो गई। प्रशासन कमजोर पड़ गया। राजकोष भी भारी बोझ पड़ा।
अनेक प्रांतों में विद्रोह होने लगे। उत्तर भारत में शमशेर को भी औरंगजेब पर्याप्त ध्यान नहीं दे सका। उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से कमज़ोर होने लगा। आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के स्पष्ट देता है कि औरंगजेब व्यक्ति रूप से ईमानदारी, परिश्रमी और साहसी शासक था, लेकिन उसकी धार्मिक कठोरता लंबे दक्षिण युद्ध के साम्राज्य एकता को कमजोर कर दिया। वही अकबर की तरह अधिक उदार धार्मिक नीति अपनाता, दक्षिणी में लंबे युद्धों को बचाता और संभवतः मुगल साम्राज्य को अधिक समय तक शक्तिशाली बना रहता। निष्कर्ष है, औरंगजेब की धार्मिक दक्षिण नीति अल्पकाल में कुछ सफल अवश्य की रही, क्योंकि उसने दक्कन के राज्यों पर विजय प्राप्त की, लेकिन दीर्घकाल में यही नीतियाँ मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण बनी। इसलिए इतिहासकार उसकी नीतियों का मिश्रित मूल्यांकन करते हैं और मानते हैं कि उसकी सफलता से अधिक उसके निर्णयों के दूरगामी दुष्परिणाम सामने आए। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बालाजी कैलाश एसबीरी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और इनसे पहले हमने 2 क्लास ले चुके हैं, ये तीसरी क्लास है। यह है पेपर कोड HI03 हिस्ट्री का है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास के बारे में है। जो पेपर कोड HI03 इनकी हमने ये तीसरी क्लास है। 2 क्लास पीछे ले चुके हैं और 25 साल वाली भी क्लास देख लेना। इनसे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। ये 70 नंबर का पेपर आएगा, लगभग 60 नंबर के इसमें मिल जाएंगे, 50-60 नंबर के। तो